If you will share why the name is feminine heed. Okay. It means heed is to pay attention. Yes. So feminine heed is to pay attention to your feminism, basically to Okay. your feminism. Okay. So I have kept this name for Femininity, the webinar. femininity, yes. You can, Okay. I can see your is PowerPoint presentation there. it changing? Is it changing? Not yet. Not yet. No, no. Happy Just Women's Day. I can only see the first screen. Message that they are not getting sound, but I am getting it. check your. We'll wait for another 5 minutes. I'll just talk something relevant. लास्ट टाइम 8 मार्च को मैंने सेम वेबिनार लिया था एंड दे हैव फिल्ड सम गूगल फॉर्म. आई शेयर्ड इट टुडे आल्सो. वो फॉर्म का बेसिक नीड ये था कि आप लोगों को पता चले कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं और हम उसे लाइटली लेते हैं. वी डोंट थिंक कि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ जाती है. एंड व्हेन इट इज एग्रेवेटेड तब हमें समझ में नहीं आता है कहाँ जाए, क्योंकि फीमेल्स की ज्यादातर प्रॉब्लम के लिए उन्हें एक ही नाम याद आता है, गायनेकोलॉजिस्ट. एंड बहुत सारी चीजें गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हैंडल करती हैं. मस्कुलर हेल्थ या फिजिकल हेल्थ ये एक फिजियोथेरेपिस्ट डील करते हैं. तो मुझे ये अवेयर करना है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए केवल गायनिक इज नॉट ओनली द पर्सन जिसके पास आप जाओ. आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो पेल्विक फ्लोर रिहैब करता है, स्पेशली रिलेटेड टू योर इंटीमेट एरिया की प्रॉब्लम से रिलेटेड आप जा सकते हो. वो ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. I'll just put a message in feminine heat की मीटिंग स्टार्ट हो गई है. We'll start. We will not waste time. आप लोगों को जहाँ पे भी लगे वहाँ आप क्वेश्चंस करने के लिए मुझे स्टॉप कर सकते हैं. चैट बॉक्स का यूज करिए. दो आई हैव केप्ट माय फोन आल्सो हेयर. आप लोग फेमिनाइन हीट व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हो, बट वुड बी बेटर अगर आप यहाँ पे चैट बॉक्स यूज करें तो, ताकि इन केस आई मिस तो कोई और तो बता सके मुझे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन है. जो मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था, जिन लोगों ने भी देखा होगा या फिल किया होगा उन लोगों को ये पता चलेगा. मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें आप लोगों से. बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं और बहुत निग्लेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो, जो मैंने आप लोगों से पूछे हैं उस फॉर्म में. लाइक प्रेशर इन योर एब्डोमेन. तो बहुत सारे प्रेशर को हम माइन्यूटली ले लेते हैं, बट अगर आपको प्रेशर स्पेशली कोई सामान उठाते समय ज्यादा फील होता है, या आपने खाना खा लिया उसके बाद आपको हमेशा ही डाउन देयर प्रेशर फील होता है एंड इट इज अ डिस्कम्फर्टिंग प्रेशर, तो देन यू शुड थिंक अबाउट इट. दैट मीन्स कि आपकी पेल्विक फ्लोर हैंडल नहीं कर पा रही है. सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि आपकी इनकम्प्लीट यूरिन हुई है या योर ब्लैडर इज नॉट कम्प्लीटली एम्प्टी. तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, स्पेशली व्हेन यू यूज आउटसाइड बाथरूम, पब्लिक बाथरूम अगर आप यूज करते हो तो ऐसा किसी किसी के साथ हो सकता है. बट इफ इट इज रेगुलर देन इट विल अफेक्ट योर पेल्विक फ्लोर. मैंने पूछा था फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी आपने जितना पानी नहीं पिया है उससे भी ज्यादा आपको बार बार जाना पड़ रहा है. आपने एक ही गिलास पानी पिया है बट आपको वो पानी पीते ही या ऐसे, तो दैट शोज कि आपका ब्लैडर सफिशिएंटली एम्प्टी नहीं हो सकता है.
फिफ्थ क्वेश्चन वाज यूरिन लीकेज विद कपिंग, स्नीजिंग एंड लाफिंग। इसके लिए सबसे ज्यादा हाँ आई है, एंड आई फील कि इसके लिए सबसे ज्यादा निग्लेक्ट है हम लोग। हमें लगता है कि शायद ब्लडर फुल था इसलिए हम हंसे खासे तो यूरिनेशन या थोड़ा सा ड्रिबलिंग हो गई है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, बट इट इज बिकॉज ऑफ योर pelvic floor वीकनेस। सिक्स्थ क्वेश्चन कि आप लोगों को कभी कभी यूरिन लीकेज फील होता है, तो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बोलती हैं कि हाँ सुबह से शाम तक में थोड़ी पैंटी गीली हो जाती है, बट इट इज नॉट दैट मच अफेक्टिंग माई रूटीन लाइफ, बट येस इट विल अफेक्ट योर pelvic floor। सेवेंथ क्वेश्चन वॉज कि आपको वजाइनल एरिया में कोई बल्ज मिलता है। थैंकफुली इसके लिए किसी का भी रिस्पॉन्स यस नहीं है एक्सेप्ट वन पर्सन, एंड दैट शोज कि ऑर्गन प्रोलैप्स है, यानी आपका ऑर्गन, आपके pelvic फ्लोर इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि ऑर्गन प्रोलैप्स बाहर आ रहा है। एट क्वेश्चन वाज सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ पेन है। इसके लिए भी मैक्सिमम फीमेल थिंक कि इट इज अ कॉमन थिंग, आई एम गोइंग टू हैव पेन, या फिर वो आसपास किसी से भी पूछती है तो बोलते हैं कि हाँ, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इफ इट इज वेरी पेनफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज ओके, बट अगर आपको हमेशा ही पेन होता है देन इट्स नॉट ओके। शायद आपकी pelvic फ्लोर टाइट है, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ अगर आपको यूरिन लीकेज हो जाता है तो भी इट इज अ ट्रबल ऑफ योर pelvic फ्लोर, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर फिजियोलॉजिकल सिस्टम। और आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन का क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि अगर आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन है और आप हमेशा स्ट्रेन करते हो स्टूल पास करने के लिए, तो आप अपनी pelvic फ्लोर को स्लोली वीक बना रहे हो। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो मैंने पूछे थे, जिसके बेस पे मैंने ये वेबिनार रखा था। लेट्स स्टार्ट द वेबिनार, इट्स ओके। जो लोग ज्वाइन करे हैं, आई डोंट वांट मेनी पीपल, आई वांट क्वालिटी पीपल जो इस चीज को समझें और इस अवेयरनेस को आगे लेके जाएं। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में आपको पिक्चर दिख रही है, इट इज अवर pelvic एरिया, ये वजाइना है, इट इज वेरी डेलिकेट, और जिस तरीके से फ्लावर की केयर की जाती है उसी तरीके से आपको आपकी वजाइना की केयर करनी चाहिए। सो दिस इज द मेन पर्पस टू कीप दिस आइकन ऑफ द फेमिनाइन हीट। नाउ आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन, लेट मी नो आप लोगों को पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आप लोग थम्स अप करके बता सकते हो। इज इट विजिबल टू एवरीबडी? You can unmute and say. Okay, thanks. हाँ दिख रहा है। Okay, now slide has changed. Is it changed for everybody? Yes. 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 So this is a group feminine heat. Like my Nani ji asked, what does it stand for? So heat is to pay attention. So pay attention to your femininity. Next, just see the picture and लेट मी नो कि आपको इस तरीके से रश करना पड़ता है, आपको पेन होता है, आपको हमेशा इन्फ्लेमेटरी फीलिंग आती है, आपको जंपिंग वगैरह करने में डर लगता है, या यू ऑलवेज फील सम स्मेल फ्रॉम डाउन देयर फ्रॉम द वजाइनल एरिया। pelvic फ्लोर इशू ज्यादातर फीमेल सोचती हैं सिर्फ मेरे को हो रहा है, बट टू बी फ्रैंक 4 में से 1 लेडी pelvic फ्लोर डिसऑर्डर से गुजरती है, ठीक है? तो इट इज नॉट दैट मच अनकॉमन थिंग, इट्स वेरी कॉमन in between females, and for males also it is common. Some facts about the pelvic floor issues. Female athletes, 52% of female athletes incontinence से गुजरती हैं। Incontinence का मतलब होता है you are not able to hold the urine or the fecal matter, ठीक है? 40% chronic back pain, low back pain के जो केसेस होते हैं, उन लोगों को यूरिनरी इनकंटिनेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे pelvic फ्लोर की वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। 43% of women and 31% of men
अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिस्फंक्शन या पेन विद इंटरकोर्स फील करते हैं। एंड कीगल, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग फेमिलियर हैं, बट कीगल्स हमेशा पेल्विक फ्लोर के लिए अच्छी है या केवल सॉल्यूशन वही है, ऐसा नहीं है। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने पेल्विक फ्लोर का असेसमेंट करवाएं। इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, थोड़ा बहुत है तो हमेशा असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। विथ माइनर क्वेश्चंस हम और कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के साथ उन सारी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। Now let's start our journey towards understanding, preventing and managing pelvic floor dysfunctions. So this is pelvis. जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो लोग समझते होंगे, बट जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, फॉर देम आई एम टेलिंग कि pelvic area is this area and इसमें इतनी सारी मसल्स हैं क्योंकि ये एरिया पूरा मसल सपोर्टेड है। बोन्स एक एंड और दूसरे एंड पे हैं, बीच में पूरी मसल्स हैं जो आपके पूरे ऑर्गन सिस्टम को संभाल के रखी हुई हैं। So I just want to tell you, ये दिख रहा है आप सब लोगों को। So अगर ये आपका एब्डोमेन है और पीछे की तरफ आपकी स्पाइन है, if it is a spine, तो this is your pelvic floor जो आपके पूरे ऑर्गन सिस्टम को संभाल के रखी हुई है। So it is very important कि आपका जो ऑर्गन सिस्टम है, इनलेट एंड आउटलेट आपका जो डाउन का है वो आपका पेल्विक फ्लोर संभालता है। हमारे जो पेल्विक फ्लोर है वो एक हैमॉक की तरह, एक झूले की तरह काम करती है। सामने से लेके पीछे की तरफ आपकी पेल्विक फ्लोर होती है, पीछे की तरफ आपकी स्पाइन होती है, आगे की तरफ आपकी प्यूबिक बोन होती है, और ये आपकी जो झूले जैसी मसल है, हैमॉक जैसी, वो आपकी पेल्विक फ्लोर है। तो ये आपके पेल्विक ऑर्गन्स प्लस आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स का प्रेशर संभाल के रखती है। पूरा आपका ऑर्गन सिस्टम पेल्विक फ्लोर संभाल के रखती है। नाउ फंक्शंस, बहुत कम लोगों को पता होगा कि पेल्विक फ्लोर जो है वो मल्टीटास्कर है। वो केवल एक ही काम के लिए नहीं है या एक या दो काम के लिए कि यूरिन करके आ गए, डिफिकेट करके आ गए, बस इतने चीजों के लिए नहीं है। वो बहुत सारी चीजें करती हैं, लाइक पेल्विक ऑर्गन सपोर्ट करना, यूरिनरी कंटिनेंस यानी आपकी यूरिन कहीं पे भी लीक ना हो जाए, जब आपको करना है लीक तभी आप उसको लीक करो या आप वॉइड करो, उसके लिए काम करती है। देन फीकल कंटिनेंस, यूरिन कंटिनेंस जो होता है वो हम दिन भर में 5 से 7 बार उसका यूज करते हैं। फीकल कंटिनेंस हम पूरे दिन के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली एक पर्सन 1 या 2 बार ही फुल डे में डिफिकेट करने जाता है, स्टूल पास करने जाता है। देन वॉइडिंग यानी आपकी इच्छा से आप अपने यूरिन या फीकल मैटर को डिस्कार्ड कर सको, बॉडी से बाहर निकाल सको। देन इज योर सेक्सुअल एक्टिविटी, जो लोग मैरिड हैं वो समझ सकते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी में भी आपका पेल्विक ऑर्गन्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। चाइल्ड बर्थ, आप वजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, फोर्सेप्स डिलीवरी हो या फिर वैक्यूम डिलीवरी हो, सब में आपकी पेल्विक फ्लोर अफेक्ट होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी, सब टाइम पे ये अफेक्ट होती है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू योर स्पाइन, क्योंकि नीचे से आपकी स्पाइन पेल्विक फ्लोर से अटैच है, तो आपकी पेल्विक स्पाइन को जो स्टेबिलिटी है वो पेल्विक फ्लोर देती है, प्लस आपके ऑर्गन्स को, केवल पेल्विक ऑर्गन्स नहीं, आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी आपकी पेल्विक फ्लोर हेल्प करती है। सम्प पंप, एनीबडी नोज अबाउट सम्प पंप? एनीबडी, व्हाट इज सम्प पंप? किसी को पता है? नहीं? तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम लोग घर बनाते हैं तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो
अंडरग्राउंड लेवल पे एक पंपिंग सिस्टम सेट करते हैं, ताकि अगर ग्राउंड लेवल वाटर इंक्रीज हो या ग्राउंड लेवल पे अंडर सॉइल लेवल पे, अंडर ग्राउंड लेवल पे अगर आपका बहुत ज्यादा कुछ कचरा इकट्ठा हो जाए, ड्रेनेज की डिफिकल्टी आए, तो वो पंप हो जाए, वो ऊपर तक ना आए, ताकि आपका फ्लोर अच्छा रहे। सेम वे हमारी पैल्विक फ्लोर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का काम करती है। आपकी बॉडी में दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक ब्लड का सर्कुलेशन होता है, लिक्विड सर्कुलेशन की बात कर रही हूँ, और एक लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन होता है। तो पैल्विक फ्लोर के उधर पे बहुत बड़ा लिम्फेटिक पंप सिस्टम होता है। अगर आपका पैल्विक फ्लोर वीक है तो वो लिम्फेटिक पंप्स नहीं करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम आपकी इम्यूनिटी पे हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों के पैर हमेशा मोटे मोटे रहते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं पैर ऊपर करके लेटो आपका ये ठीक हो जाएगा, बट इफ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम तो वो स्वेलिंग नहीं जाती है। इफ इट इज बिकॉज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, तो अगर आपकी पैल्विक फ्लोर हेल्दी वे में काम करती है तो आपके पैरों की स्वेलिंग भी कम हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली यही चीजें काम करती हैं। जस्ट अ मिनट, आई मिस। तो बाकी चीजें भी काम करती हैं, बट पेल्विक फ्लोर का एक बहुत बड़ा फंक्शन ये भी है। स्लाइड चेंज हो रही है? Yes, Tripti. हाँ. ओके, सो लास्ट एक्शन इज ब्रीदिंग। ये भी शायद ही ज्यादातर लोगों को पता हो कि ब्रीदिंग के साथ आपका पेल्विक फ्लोर काम करता है। मैं आगे जब आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी तो आई विल टेल यू कि हाउ ब्रीदिंग वर्क्स विद हाउ पेल्विक फ्लोर वर्क्स विद द ब्रीदिंग। Let's move to the other slide. Now, risk factors to weaken your pelvic floor. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एजिंग। जैसे एजिंग आपके बॉडी के बाकी हिस्सों पे अफेक्ट करती है, वैसे ही एजिंग आपके वजाइनल एरिया या पेल्विक फ्लोर को भी अफेक्ट करती है। यू कैन सी द डिफरेंस कि हाउ टाइट इट इज बिटवीन 15 to 30 की एज में, एंड अबव 35-40 की एज में इट बिकम्स दैट मच लैक्स। तो अगर आप अपने मसल्स की टोनिंग रखोगे तो बाहर से कुछ भी हो, एजिंग सबको आनी है। लाइक आई हैव डेपिकेटेड इन दिस पिक्चर आल्सो कि एजिंग आएगी, बट ग्रेसफुल एजिंग आना इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज इंजरी। तो फीमेल्स के साथ बेसिक पेल्विक फ्लोर इंजरी होती है। Tripti, please change the slide. स्लाइड नहीं चेंज हुई? नहीं जस्ट अ मिनट। अभी एजिंग ही दिख रहा है आप लोगों को? एजिंग भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो रिस्क फैक्टर्स दिख रहा है। आपको रिस्क फैक्टर दिख रहे हैं? जस्ट अ मिनट, मैं वापस से शेयर करती हूँ। अभी दिखा एजिंग? दिख रहा है। एजिंग दिख रहा है? तो दिस पिक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि एजिंग के साथ जैसे आपके फेशियल मसल्स या बाकी बॉडी मसल्स में ब्लैक चेंज, स्क्रीन दिख रही है. बाकी सबको हाँ भी हाँ, ब्लैक। अब दिख रहा है, दिख रहा है. ओके, तो जैसे आपकी बॉडी में एजिंग होती है वैसे आपकी पेल्विक फ्लोर में भी एजिंग होती है, बट ग्रेसफुल एजिंग इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। अगर आपकी एजिंग के साथ दूसरे इश्यूज चालू हो जाए तो फिर आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। नाउ चेंज हुआ क्या स्लाइड? हाँ, हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज इंजरी। तो फीमेल्स के साथ इंजरी होती है व्हेन यू गिव बर्थ टू दी बेबी। बेसिक इंजरी तब होती है, अदरवाइज आपकी कोई भी सर्जरी हुई है डाउन देयर तो वो आपके पेल्विक फ्लोर को अफेक्ट करेगी। लोअर एब्डोमिनल वॉइस इज ब्रेकिंग. बाकी लोगों के लिए भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? इतना ज्यादा नहीं। ओके, कैन यू रिपीट दिस? यस। तो पेल्विक फ्लोर की इंजरी बेसिकली ड्यूरिंग बर्थ होती है, चाहे वो आप जब बेबी को बर्थ देते हो तब होती है,
like whether it is a vaginal delivery, forceps delivery, वैक्यूम डिलीवरी या सीजर हुआ है. अदर सर्जरीज जो भी डाउन एरिया में हुई है, किसी किसी के किडनी स्टोन्स की सर्जरी होती है, स्पाइनल सर्जरी अगर आपकी किसी भी वजह से हुई है, या आपका हेमोरॉइड्स हो जाते हैं, पाइल्स की जो तकलीफ होती है, वो सब भी आपके पेल्विक फ्लोर को अफेक्ट कर सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये धीरे धीरे आपके पेल्विक फ्लोर को वीक करेगा. यहाँ मैं एक छोटा सा पॉज लेना चाहती हूँ. आई विल एक्सप्लेन इट. ये हमारी ऊपर का पार्ट जो है वो लंग्स है, नीचे का पार्ट आपका पेल्विक फ्लोर है, ठीक है. और ये बीच में आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स आते हैं. अगर आप हमेशा इसको टाइट रखोगे, लाइक दिस, अगर आप इसको हमेशा टाइट रखोगे तो व्हाट यू विल डू, आप एक बहुत ज्यादा प्रेशर अपने पेल्विक फ्लोर पे डालते रहोगे. सिमिलर वे आप अपने लंग्स को पूरा एक्सपांड एंड रिलैक्स नहीं होने दोगे अगर आप हमेशा. तो आजकल क्या है, शेपर्स पहनने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, स्लिम ट्रिम दिखने का बहुत ज्यादा. बट अगर आप ये बहुत ज्यादा रेगुलर कर रहे हो तो आप धीरे धीरे अपने ऑर्गन सिस्टम को डैमेज कर रहे हो. डोंट डू दैट. ट्राई टू जस्ट अवॉइड. ये पॉइंट सबको समझ में आया? तो इसमें मैं यही बताना चाह रही थी कि अगर आप अपने यहाँ पे हमेशा टाइट शेपर्स पहन रहे हो तो यू विल लुक गुड, बट अल्टीमेटली यू विल अफेक्ट योर लंग्स एंड द पेल्विक फ्लोर, अल्टीमेटली योर हार्ट ऑल्सो, क्योंकि लंग्स के बीच में ही आपके हार्ट है. नेक्स्ट इज कॉफिंग. माइल्ड कॉफिंग है, सीजनल कॉफिंग है, इट्स ओके. बट अगर आपको बहुत ज्यादा रेगुलर कॉफिंग होती है, आप लोगों को दिख रही है ये वाली स्लाइड? हाँ दिख रही है. Yes. सो कॉफिंग की वजह से क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जब हमें बहुत लंबी खांसी का एपिसोड हो जाता है या छींकों का एपिसोड हो जाता है तो हमारी यूरिन लीकेज हो जाती है, अदरवाइज नहीं होती है. इफ इट इज वेरी रेगुलर, आपको बहुत ज्यादा रेगुलर कफिंग स्नीजिंग रहती है, तो आप धीरे धीरे अपने वजाइनल वॉल्स को, आपकी पेल्विक फ्लोर को वीक कर दोगे. तो आपको कॉफिंग की मेडिसिन के साथ पेल्विक फ्लोर थेरेपी भी लेना चाहिए. पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए भी काम करना चाहिए. नहीं तो +35 तक तो फिर भी आपकी बॉडी हैंडल करती है. +35 बोल रही हूँ, 30+ तक तो बॉडी हैंडल करती है. 35 के बाद बॉडी रेगुलर प्रेशर्स को हैंडल करना बंद कर देती है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन. बहुत कॉमन है, बहुत सारे फीमेल्स को पोस्ट डिलीवरी हो ही जाता है. अगर ये बहुत कंटिन्यूस है और आप हमेशा कॉन्स्टिपेशन में रहते हो, डे टू डे 7 डेज में से 5 डेज अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो तो आप अपनी पेल्विक फ्लोर को डैमेज कर सकते हो रॉन्ग हैबिट की वजह से. सो लेट मी टेल यू हाउ. जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है और अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं टू डिफिकेट, वो कैसे करते हैं, ऐसे करके करते हैं. बट रिमेम्बर वन थिंग, जब आप ऐसे करके करते हो तो आप अपना जो ब्रेथ है उसको होल्ड करके करते हो, और पेल्विक फ्लोर जब आप इनहेल करते हो तब आपकी पेल्विक फ्लोर जो है वो रिलैक्स होती है, और जब आप एक्सहेल करते हो तब वो टाइट होती है. तो जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं वो एक्सहेल के समय प्रेशर लगाते हैं, तो होता क्या है, डोर बंद है और आप प्रेशर लगा रहे हो, तो आप अननेसेसरली और ज्यादा परेशानी में जा रहे हो. तो कॉन्स्टिपेशन अगर है, ठीक है, आप कॉन्स्टिपेशन के लिए जो भी रेमेडीज, होम रेमेडी या आप डॉक्टर से ले सकते हो, बट रिमेम्बर हाउ टू डिफिकेट. It is always with inhalation, it is not with exhalation. So आप try to relax, क्योंकि जब आप breathe inhale करोगे तब आपकी pelvic floor open होगी, otherwise it will contract. Naturally it should contract. और अगर आपने उसको wrong process में डाल दिया तो then coughing, sneezing सबके साथ आपकी pelvic floor open होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो weak हो चुकी होगी और वो भूल जाएगी कि उसको exhalation के साथ tight होना है.
दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए कॉन्स्टिपेटेड लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज सबको समझ में आ गई? हाँ। ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। ओबेसिटी, हर चीज की जड़ ओबेसिटी नहीं है, बट कुछ हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रीजन ओबेसिटी हो जाता है, क्योंकि ओबेसिटी जो है यूजुअली फीमेल्स को आती है लोअर एब्डोमिनल रीजन पे, और जब आपका फैट यहाँ पे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो अल्टीमेटली आपके पेल्विक फ्लोर को अफेक्ट करता है। इसलिए ओबेसिटी पे कंट्रोल रखना इंपॉर्टेंट है। रादर ओबेसिटी बोलने की बजाय मैं कहूंगी कि आप अपने मसल टोन रखिए, फिर चाहे आप टुवर्ड्स दी हेल्दियर साइड हो या फिर आप टुवर्ड्स दी थिनर साइड हो, कुछ भी साइड हो, बट अगर आपकी मसल्स टोन्ड है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओबेसिटी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। नाउ जिन लोगों को ओबेसिटी हो जाती है फिर वो लोग इंटेंस फिजिकल वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं टू लूज फैट। टोनिंग का इंफेसिस कोई नहीं रखता है, सब लोग फैट को लूज करना ज्यादा पसंद करते हैं। एंड आई वुड से कि टोनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग की है, इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर डे टू डे रूटीन, एवरीबडी इज नॉट अ एथलीट, या एवरीडे आपको कोई जिम एक्टिविटी रूटीन लाइफ में करने की 20-20 25-25 किलो का वजन उठाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये अगर आपका प्रोफेशन नहीं है, यू आर नॉट प्रोफेशनली मॉडल जिसको अपनी टोन बॉडी दिखानी है, तो सिंपल एक्सरसाइजेस करके भी आप अपने आप को टोन कर सकते हो। इतना हैवी वेट उठाने से, और अगर आपने रॉन्ग वे में उठाया है, अगेन आपने इनहेल को रोक के वेट उठाया है, तो आप अपनी पेल्विक फ्लोर को बहुत ज्यादा डैमेज कर दोगे। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। During pregnancy, we are carrying a very heavy weight, 14-15 kg is a normal weight जो हमारा increase होता है। उसमें प्लेसेंटा का वेट, बेबी का वेट, सब कुछ हमारी pelvic floor हैंडल करती है। प्लस क्योंकि बीच में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, मतलब आपका बेबी है, तो आपकी ब्रीदिंग और आपकी पेल्विक फ्लोर का जो एक पिस्टन सिस्टम है वो वर्क करना कम हो जाता है। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी नॉर्मली टीच कीगल एक्सरसाइजेस, ताकि आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सहेल करने के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना याद रखे। क्रॉनिक बैक पेन, ना क्रॉनिक बैक पेन क्यों प्रॉब्लम करता है, उसकी वजह है कि क्रॉनिक बैक पेन की वजह से आप अपना पोस्चर खराब कर लेते हो, लाइक दिस इन द पिक्चर। तो जिन लोगों को क्रॉनिक बैक पेन होता है उनका लंबर कर्व बढ़ जाता है, तो एब्डोमिनल प्रेशर का जो लाइन है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा पेल्विक फ्लोर को प्रॉब्लम में डालता है। वाइसी वर्सा, अगर आपकी पेल्विक फ्लोर वीक है तो वो आपकी स्पाइन को और एब्डोमिनल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगी, एंड इसकी वजह से आपको रेगुलर बैक पेन हो सकता है। तो ज्यादातर फीमेल को एक मिथ है कि हमने डिलीवरी करी है, हमको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगा था, एनेस्थेशिया लगा था, एपिड्यूरल लगा था, इसकी वजह से बैक पेन है। एपिड्यूरल अपने आप में बैक पेन नहीं करता है, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं इसलिए बैक पेन होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी अगर आप सही तरीके से अपना ध्यान रखोगे तो ऐसा नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्जरी। किसी भी वजह से अगर आपका यूट्रस ऑपरेट होता है तो वो एरिया खाली हो गया है, आपका वो एरिया खाली हो गया है, वहां पे कुछ भी नहीं आएगा, तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम को मेंटेन करने का काम आपकी पेल्विक फ्लोर को करना ही पड़ेगा। सो इन सब क्या होता है ना, ऑर्गन प्रोलैप्स की वजह से भी ऑर्गन आपका रिमूव किया जाता है। तो ये दोनों चीजें कोरिलेटेड है, या तो आपकी पेल्विक फ्लोर वीक हो जाए या आपकी कोई सर्जरी किसी और वजह से, किसी को फाइब्रोमा हो जाता है, बहुत ज्यादा उनकी यूट्रस डैमेज हो जाता है, तो गायनिक एडवाइस करती है कि आप सर्जरी करा लो, तो इट्स ओके, अंडर मेडिकल सुपरविजन आपने किया, बट उसके बाद किसी को भी नहीं पता है कि पेल्विक फ्लोर रिहैब भी करना चाहिए। सर्जरी कराने के बाद दे ऑलवेज थिंक कि सब कुछ ठीक है, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट स्लोली देयर आर मोर चांसेस कि जिन लोगों की सर्जरी हुई है उनकी पेल्विक फ्लोर ज्यादा जल्दी वीक हो जाए। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी है
हाँ तृप्ति अभी ऑडिबल है. हाँ. ओके Your सॉरी. mic was off. हाँ. सो वी विल स्टार्ट. किसी को कुछ पूछना है लास्ट सेशन से रिलेटेड? एनीबडी? Yes, I have a question, and that is when you lift a weight, are you supposed to exhale or inhale? You are supposed to exhale. Right. Okay. ओके क्योंकि एक्सेल करके ही आप अपना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल सबको समझ में आता है. इंट्रा थोरेसिक इज चेस्ट का प्रेशर जो आपके हार्ट को रिलैक्स रखेगा, प्लस आपका इंट्रा पैल्विक फ्लोर प्रेशर, इन सबको रिलीज कर सकते हो आप. अगर वेट लिफ्टर्स को देखोगे तो वो अपनी पूरी ब्रेथ को होल्ड करके रखते हैं जब वो लिफ्ट करने जाते हैं, बट एज सुन एज दे लिफ्ट दे रिलीज एवरीथिंग, ताकि कोई भी ओवर प्रेशर आपके पैल्विक फ्लोर पे या एब्डोमिनल एरिया पे या आपके चेस्ट एरिया पे नहीं जाए. जो नहीं तो बहुत हैवी वेट भी उठाते हैं लोग और उनकी ब्लीडिंग भी होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर जो आपके ब्लड वेसल्स को ब्रेक कर देता है. Did I hear that right? You said we have to exhale while lifting? Yes. Okay. My screen is visible? Yes, I can see prevention. Yeah. Can you see the change? Yes, I can. Yes. Yeah. Okay. So first and very important thing is posture. ज्यादातर फीमेल्स अपने पैल्विक एरिया को टिल्ट करके रखती हैं. मैक्सिमम टाइम एंटीरियर पैल्विक टिल्ट होता है, वेरी लेस पोस्टीरियर पैल्विक टिल्ट भी होता है. एंटीरियर पैल्विक टिल्ट अगर आपको अपना समझना है तो आप ऑब्जर्व करके देखो कि आपका हिप बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ तो नहीं लगता है. एंटीरियर पैल्विक टिल्ट आपके क्या होता है कि आपके एब्डोमिनल एरिया का प्रेशर आपके पैल्विक फ्लोर पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसकी वजह से वो आपके पैल्विक फ्लोर को वीक कर सकता है. सेकेंडली, जिन लोगों को भी एंटीरियर पैल्विक टिल्ट या पोस्टीरियर पैल्विक टिल्ट होता है उनका हेड पोस्चर बिगड़ जाता है. अगर आपका हेड हमेशा थोड़ा आगे की तरफ है तो आप हमेशा लाइन ऑफ ग्रेविटी को कैच करोगे और उसकी वजह से आपकी पैल्विक फ्लोर पे ओवर प्रेशर हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आपका हेड अलाइनमेंट और हिप अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. हिप अलाइनमेंट आपकी ब्रीदिंग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका हिप अलाइनमेंट टिल्टेड है तो आपके रिब केज जो है वो आपके हिप के साथ अलाइंड नहीं होंगे और उसकी वजह से ब्रीदिंग का प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी पैल्विक फ्लोर पे या तो कम या बहुत ज्यादा प्रेशर जाएगा. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ब्रीदिंग कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए विद द पैल्विक फ्लोर. लाइक व्हेन यू इनहेल तो आपका जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है, पैल्विक फ्लोर को रिलैक्स होना चाहिए. लाइक ये जो एनिमेटेड पिक्चर है उसमें दिखा रहे हैं. और व्हेन यू एक्सहेल तो आपकी पैल्विक फ्लोर ऊपर जाना चाहिए एंड योर डायफ्राम शुड गो अप. ये सब आपका प्रेशर मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है. आई जस्ट शो. So just imagine this is your pelvic floor, बीच में आपका एब्डोमिनल एरिया है, ये लंग्स हैं. तो जब आप सांस लेते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो ये ऊपर जाता है. So this is the piston system of your body to manage the pelvic floor health, to manage the spinal health, to manage the gut health. Even your gut health is maintained by this breathing technique. अगर आपने बीच में बहुत टाइट कुछ पहन लिया है लाइक दिस, अभी क्या होगा, मैं कितना भी ऊपर से प्रेशर देना चाहूँ मेरे पैल्विक फ्लोर तक प्रेशर नहीं जाएगा. तो मेरी पैल्विक फ्लोर को हमेशा एक एक्स्ट्रा प्रेशर को हैंडल ही करते रहना है एंड इट विल फॉरगेट कि उसको एक्सेल और इनहेल के साथ कैसे बिहेव करना है. तो वो पिस्टन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. ये चीज सबको समझ में आए कि व्हाई योर ब्रीदिंग एंड pelvic floor is interconnected. सबको समझ में आ रहा है?
Yes. हाँ मैं ऑडिबल हूँ ना सबके लिए? हाँ, हाँ Yes. Okay. So this is with breathing how your pelvic floor is connected, and इसीलिए कभी भी कोई exertion का काम करना है तो you should exhale, ताकि आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और आपका इंट्रा थोरेसिक प्रेशर मेंटेन रहे. आई थिंक मेरा नेट स्लो हो गया है. अभी दिख रहा है सबको? स्लाइड चेंज हुई दिखा सबको? हाँ दिख रहा है. Yes. तो अभी क्या है, एक्सरसाइजेस. तो कौन सी एक्सरसाइजेस करना है? फर्स्ट इज आपकी एब्डोमिनल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि वो आपकी पैल्विक फ्लोर के साथ अटैच्ड है. और मिड बैक मोबिलिटी. मिड बैक, जैसे मैंने आप लोगों को पोस्चर में बताया कि अगर आपका बैक पेन बहुत ज्यादा है तो मिड बैक में एक हंच डेवलप हो जाता है. वो हंच की वजह से मिड बैक इमोबाइल हो जाता है एंड स्टिफ, और जो स्टिफ मिड बैक है वो ब्रीदिंग को इम्पैक्ट करने लगता है. आपकी ब्रीदिंग 360 डिग्री पे नहीं मूव करती है एंड हेंस आपकी पैल्विक फ्लोर वीक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. नाउ द थर्ड इज बाय डूइंग कीगल्स. तो कीगल्स को सही तरीके से करना, और कीगल को स्लो कीगल एंड फास्ट कीगल दोनों करना, क्योंकि पैल्विक फ्लोर जो है वो फास्ट मसल फाइबर्स से भी बनी हुई है और स्लो मसल फाइबर्स से भी बनी हुई है. तो आपको दोनों तरीके से करते आना चाहिए. स्लो कब हम यूज करते हैं? जब हम होल्ड करने के लिए यूज करते हैं. लाइक ब्लैडर पूरा नहीं भरा हुआ है, हमको अभी नहीं जाना है, तो हम रोक सकते हैं. तो लॉन्ग टाइम के लिए जब आप यूज करते हो तो आप स्लो ट्विचिंग फाइबर्स को यूज करते हो. आप जंपिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, थोड़ा बहुत ब्लैडर फुल है, तो उस समय पे आप अपने फास्ट फाइबर्स को यूज करते हो टू होल्ड दी यूरिन कंटेंट. तो ये दोनों ही चीजें करते आना चाहिए. कीगल इज अ वेरी बिग टॉपिक. व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन नॉट टू डू कीगल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत अपने आप में बड़ा टॉपिक है. इफ everybody will wants, then I can keep a webinar on Kegels also, exceptionally for Kegels. कि कीगल कैसे करना चाहिए, उसको कैसे जज करो कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो. तो दैट आई कैन कीप. राइट नाउ आई विल नॉट से एवरीथिंग अबाउट इट. Yes, we would like to have a webinar on that. श्योर नानी जी, आई विल कीप इट. तो नेक्स्ट इज कीगल के बेनिफिट. तो कीगल के बेनिफिट इवन लोअर बैक पेन में भी हो सकते हैं. पेनफुल यूरिनेशन अगर आपको रहता है, एक्सेप्ट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंफेक्शन, तो भी हेल्प होगा. इंटरकोर्स के साथ आपको पेन है तो उसमें भी कीगल हेल्प करती है. स्टूल और यूरिन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करती है. कॉन्स्टिपेशन और इनकम्प्लीट बॉबल मूवमेंट्स हैं तो भी कीगल हेल्प करती है. और आपको बार बार अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी है, यानी आपको बार बार अर्ज होता है यूरिन जाने के लिए, तो उसमें भी कीगल हेल्प करती है. These are the some benefits of Kegel exercises. Now very important कि केवल आपको pelvic floor को टाइट करना ही नहीं सीखना है, उसे रिलैक्स करना भी सीखना है. क्योंकि जितने भी पेन से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो आपके pelvic floor टाइटनेस की वजह से भी आते हैं. लाइक वी कैन हैव बैंड्स अपर बॉडी में, वैसे ही बैंड्स आपके pelvic floor मसल्स में भी बन सकते हैं. तो उसको भी प्रिवेंट करते आना चाहिए. pelvic फ्लोर केवल टाइटनेस के लिए नहीं बनी है. जैसे ब्रीदिंग में भी जब आप सांस लेते हो तो उसको पूरा रिलैक्स होते आना चाहिए. इफ इट इज नॉट रिलैक्सिंग कंप्लीटली तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर मैनेज नहीं होगा. एंड इफ इट इज इन पेन बिकॉज ऑफ एनीथिंग, आपको क्रॉनिक लोअर बैक पेन है, आपको क्रॉनिक वजाइनल पेन है, प्यूबिक पेन है, तो भी आपकी pelvic फ्लोर टाइट हो सकती है. तो उसको जरूर से स्क्रीन कराना चाहिए. इफ यू हैव पेन, एक बार का लीकेज के लिए लोग पेंटी लाइनर्स वगैरह यूज कर लेते हैं, बट दे डोंट नो कि हाउ टू रिलैक्स द pelvic फ्लोर. उसके लिए आपको pelvic rehab जरूर कर लेना चाहिए. सो इम्पोर्टेंट वेज pelvic फ्लोर को रिलैक्स करने के, सबसे पहले 360 डिग्री ब्रीदिंग करते आना चाहिए.
Second is child pose, third is happy baby pose, fourth is yogi squat and fifth is your cobra pose. इन सब से आपकी pelvic floor relax हो सकती है, but you should always know कि आपको ये इतनी जरूरत है या नहीं है. Now very important part कि आपको pelvic floor PT से कब मिलना चाहिए. सबको पता है कि हार्ट रेट बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए तो किसके पास जाऊं, शुगर लेवल बढ़ जाए तो किसके पास जाऊं, फ्रैक्चर हो गया तो किसके पास जाना है, ये सबको पता है. बट नोबडी नोज कि हमको pelvic floor PT के पास कब जाना चाहिए. सो इफ यू हैव अ रेगुलर वन मिनट, या लीला जी बोलिए. आपने ब्रीथिंग सही तरीके से करना चाहिए बोले थे ना, तो Yes. मैं एक बार आई थी तो आप चेस्ट से ब्रीथिंग करते या स्टमक पे की ब्रीथिंग करते, तो कौन सा तरीका अच्छा है? एक्चुअली 360 डिग्री ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट. कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, इसमें वो वाली बात नहीं है. क्या होता है ना, आजकल सब लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग को बहुत ज्यादा, क्योंकि योगा बहुत ज्यादा सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो क्या होता है ना, सब बोलते हैं डीप इनहेल करो, डीप एक्सहेल करो, तो हम चेस्ट ब्रीदिंग को छोड़ ही देते हैं और चेस्ट का मूवमेंट होता ही नहीं है, पूरा एब्डोमेन पे इनहेल एक्सहेल चालू हो जाता है. दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनकी हमेशा चेस्ट ब्रीदिंग चलती रहती है. अगर आप हमेशा चेस्ट ब्रीदर हो तो भी आप अपनी pelvic floor को डैमेज कर रहे हो. टाइम बीइंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस के लिए अगर आप चेस्ट और एब्डोमिनल ब्रीदिंग को करते हो देन इट्स ओके, बट रेगुलर में आपको 360 डिग्री ब्रीदिंग करते आना चाहिए. लाइक आपका एक बलून है, तो ये बलून तभी अच्छा लगेगा या जब ये पूरी तरीके से फूलेगा. अगर ये केवल नीचे के एरिया से फूल जाए तो भी इसका प्रेशर पूरा नीचे चला जाएगा. अगर ये केवल चेस्ट वाले एरिया से फूल जाए तो पूरा चेस्ट पे चला जाएगा. केवल आगे की तरफ जाए या केवल पीछे की तरफ जाए तो इट इज नॉट एट ऑल अ कंप्लीट ऑप्टिमम प्रेशर ग्रेडियंट सिस्टम. इसके लिए आपको 360 डिग्री ब्रीदिंग करते आना चाहिए. So again, breathing is a very important part to manage your spinal health, to manage your pelvic floor health, even to tone your abdominal muscles. In सब के लिए breathing is very important. Should I move? Yes, I think so. तो pelvic floor PT को मिलने के लिए आपको हिप पेन या पेन ड्यूरिंग सेक्स, आपको रेगुलर पेन होता है सेक्स करते समय या आफ्टर सेक्स, तो आपको जरूर PT को मिलना चाहिए. इस कंडीशन के लिए मैक्सिमम फीमेल्स को नहीं पता है कि एक्सरसाइजेस काम करती हैं, बट देयर आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस. इवन अगर ऐसी कोई लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, आजकल तो नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट स्टिल इफ शी इज वेरी अनकंफर्टेबल कि क्या कैसे, तो आप उसको मिलवा सकते हो pelvic floor PT से और उसकी हेल्प हो सकती है. देन इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रेग्नेंट, या आप प्रेग्नेंट हो या आप पोस्ट प्रेग्नेंट हो, उस समय पे भी अगर आप PT से मिलोगे तो आप अपनी pelvic floor हेल्थ को along with your spinal health मैनेज कर पाओगे. इफ यू हैड अ सर्जरी रिलेटेड टू योर एब्डोमिनल एरिया तो भी आपको मिल सकते हो आप pelvic floor PT से, क्योंकि ये एडवाइस भी नहीं की जाती है आज की डेट में और लोगों को पता भी नहीं है. पर कोई सी भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, जरूरी नहीं है कि सबको ही प्रॉब्लम आए, बट लेटर एज में आ सकती है. तो जस्ट एज अ प्रिवेंशन मैनेजमेंट यू शुड मीट अ pelvic floor PT. अगर आपका यूरिन लीकेज किसी भी वे में, एक हिडन लीकेज भी होता है, आई विल टेल यू व्हाट डज इट मीन. देन इफ यू हैव अ अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, यानी आपको हमेशा बाथरूम के लिए रश ही करना पड़ता है, कुछ भी हो जाए आप बाथरूम की तरफ रश ही करके जा रहे हो, आप रोक नहीं पा रहे हो, जो भी गया हुआ है उसको बड़ी जल्दी बाहर निकाल दो, जब तक आप पहुंच रहे हो आपका यूरिन लीक हो रहा है, तो डेफिनेटली मीट अ pelvic floor थेरेपिस्ट. वो आपको हेल्प करेगा. अगर आपकी टाइट pelvic floor है तो उसको रिलैक्स करेगा, आपकी वीक pelvic floor है तो उसको टाइट करने में. और pelvic floor थेरेपी के सेशंस बहुत लंबे नहीं चलते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वीक या वेरी टाइट. अदरवाइज 2 या 3 सेशंस में ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. 80% प्रॉब्लम तो फर्स्ट सेशन के बाद ही हो जाता है नॉर्मली.
ओके, सो नाउ एनीबडी को अच्छे से समझ में आया? हाँ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक एंड यू। आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, मेरे क्लिनिक को पूना में 8 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं ऑन 30th of March। तो फॉर दैट आई एम कीपिंग अ pelvic floor स्क्रीनिंग कैंप। आप में से किसी को लगता है कि उसको आके स्क्रीन कराना चाहिए तो यू कैन कम। मैं लिमिटेड नंबर्स को ही लूंगी क्योंकि pelvic floor चेकअप में प्राइवेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं सबको एक साथ ले नहीं सकती। टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स द विमेन हेल्थ, धीरे धीरे सिंस 2014 आई एम जस्ट डीलिंग विद द फीमेल कंडीशंस, नो मेल पेशेंट्स इन माय क्लिनिक। तो एकदम फ्रीली होके यू कैन कम, क्योंकि pelvic floor इशू केवल फिजिकल हेल्थ पे ही नहीं अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट साइकोलॉजिकली। जिन लोगों को लीकेज होता है दे डोंट वांट टू गो आउट, उनको या तो हमेशा टेंशन रहती है क्या लगा के जाऊं, ज्यादा तो नहीं लीक हो जाएगा, डांस करूं कि नहीं करूं, ट्रैकिंग पे जाऊं कि नहीं जाऊं। एंड उनकी सेक्सुअल हेल्थ भी अफेक्ट होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि पेन अगर हो रहा है तो। सो दिस विल बी अ कैंप बाय द फीमेल्स एंड ओनली फॉर द फीमेल्स। इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट तो आप लोग आ सकते हो क्लिनिक पे। आई होप कि मैंने जितना समझाना चाहती थी उतना आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाई। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए है ये, I will share my address